दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं लोड के बारे में। बिल्डिंग पर कौन कौन से लोड लगते हैं उसके बारे में दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्डिंग पर कौन कौन से लगते हैं। द लोड कमिंग ऑन द बिल्डिंग फाउंडेशन आर जनरली डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। डेड लोड होता है, लाइव लोड होता है, वाइन लोड होता है, स्नो लोड होता है, लोड ड्यू टू रेन होता है और अर्थक्वेक लोड होता है। कौन सा लोड होता है दोस्तों? अर्थक्वेक लोड होता है। तो जो डेड लोड होता है वो होता है अचल भार। डेड लोड होता है वो अचल भार होता है। लाइव लोड होता है वो चल भार होता है। वाइन लोड होता है वो वायु का भार होता है। स्नो लोड जो होता है वो बर्फ़ का भार होता है। और लोड ड्यू टू रेन, ये बरसात के कारण जो भार लगता है वो होता है। अर्थक्वेक लोड जो होता है, अर्थक्वेक लोड जो होता है भूकंप के कारण जो भार लगता है, भूकंप के कारण जो भार लगता है वो होता है भूकंप भार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं डेड लोड। डेड लोड क्या होते हैं? डेड लोड जो होते हैं वो परमानेंट एंड इमूवेबल एंड ट्रांसफरेबल लोड होते हैं। ये जो होते हैं डेड लोड होते हैं दोस्तों, ये परमानेंट होते हैं, इमूवेबल होते हैं और अनट्रांसफरेबल होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर्स में। अब ये इसमें डेड लोड होते हैं। डेड लोड जो होते हैं वो बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? डेड लोड के बिल्डिंग में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? वेरियस कंपोनेंट ऑफ द बिल्डिंग सच एज वॉल, फ्लोर, एक होता है रूफ, पार्टीशंस, सीलिंग्स, वाटर टैंक और ईटीसी। ठीक है, ये दोस्तों होते हैं। अब जो डेड लोड होते हैं, डेड लोड होते हैं वो जो परमानेंट लोड होते हैं। डेड लोड होते हैं वो परमानेंट लोड होते हैं। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों डेड लोड ऑफ वेरियस मटेरियल। अलग अलग पदार्थ के लिए डेड लोड कितना होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो डेड लोड जो होते हैं, बिल्डिंग मेसनरी वॉल है, बिल्डिंग मेसनरी वॉल है 10 सेंटीमीटर की थिकनेस है दोस्तों। बिल्डिंग ब्रिक मेसनरी वॉल है, ब्रिक मेसनरी वॉल है 10 सेंटीमीटर की थिकनेस के लिए जो वेट होता है, अलग अलग मटेरियल के जो वेट होता है, डेड लोड होता है 192 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। कितना होता है दोस्तों? 192 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। अगर इसको अगर बात की जाए रूफ लैमिनेशन आयरन शीट की, रूफ लैमिनेशन आयरन शीट 0.50 mm थिकनेस की बात की जाए तो 5 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है दोस्तों। पीसीसी बात की जाए, पीसीसी की बात की जाए, प्लेन सीमेंट कंक्रीट की बात की जाए तो कितना होता है दोस्तों? 2300 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। और आरसीसी की बात की जाए तो 2400 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। कितना होता है दोस्तों? 2400 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। और 1 किलो न्यूटन में कितने एम क्यूब होते हैं दोस्तों? 100 किलो न्यूटन होता है दोस्तों। कितना किलोग्राम होता है? कितने होते हैं दोस्तों? 1 किलो न्यूटन में 100 किलोग्राम होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 100 किलोग्राम होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पीसीसी का यूनिट वेट और आरसीसी का यूनिट वेट कितना होता है। तो कितना होता है दोस्तों? 23 किलो न्यूटन पर एम क्यू होता है। और आरसीसी के लिए 24 किलो न्यूटन पर एम क्यू हो जाएगा। और ब्रिक के लिए कितना होता है दोस्तों? 1600 से 1920 किलोग्राम पर एम क्यू होता है। लाइम स्टोन की बात करें तो लाइम स्टोन का 2400 से 2640 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। सैंड स्टोन की बात करें तो 2240 से 2400 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है दोस्तों। और टिम्बर की बात की जाए, टिम्बर की बात की जाए तो कितना होता है दोस्तों? 650 से 720 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। अब बात करते हैं स्टील की। स्टील बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। स्टील का कितना होता है? 78.50 किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। अगर इसको हम किलो न्यूटन में बदलते हैं तो 78.50 किलो न्यूटन पर एम क्यूब हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 78.50 किलो न्यूटन पर एम क्यूब हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में हम देखते हैं सैंड की बात करते हैं। सैंड का कितना होता है? 17.60 होता है से 2000 होता है उसके किलोग्राम पर एम क्यूब होता है। सीमेंट की बात करें, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है। तो कितना होता है? एक एम क्यूब में कितना किलोग्राम सीमेंट आता है? 1440 किलोग्राम सीमेंट आता है। उसके बाद में फ्रेश वाटर की बात की जाए, फ्रेश वाटर की कितनी आता है? 1000 किलोग्राम पर एम क्यूब आता है। और इसको किलो न्यूटन में बदला जाए तो 10 किलो न्यूटन पर एम क्यूब होता है। और उसके बाद में बात करते हैं सीमेंट प्लास्टर की। सीमेंट प्लास्टर जो होता है वो उसमें 25 mm की थिकनेस के लिए, 25 mm की थिकनेस के लिए यूनिट वेट होता है 52 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों दोस्तों? मीटर स्क्वायर जो है लेंथ और उसकी जो विड्थ है और उसको हाइट कैलकुलेट करते हो ओनली प्लास्टर में। और उसके बाद में देखते हैं दोस्तों लाइव लोड। लाइव लोड जो होते हैं, लाइव लोड जो होते हैं वो चल बार होते हैं। चल बार जो होते हैं बिल्डिंग में चल बार कौन कौन से होते हैं? ये जो लोड होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और जो ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफरेबल होते हैं। और इसमें देखा जाएगा तो बिल्डिंग में कौन कौन से लाइव लोड होते हैं। तो लाइव लोड जो होते हैं जैसे कि
चेयर का जो लोड लग रहा है, चेयर का लोड लगता है अपने बिल्डिंग में, अगर चेयर है और बेड है उसके जो लोड लगते हैं तो वो किस में आ जाएंगे दोस्तों, लाइव लोड में आ जाएंगे। ये जो होता है मूवेबल लोड होते हैं, टेम्परेरी होते हैं और ट्रांसफरेबल लोड होते हैं। जैसे कि ये जो लोड लगते हैं फ्लोर पे लगते हैं, और ये फ्लोर पे लगते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे लाइव लोड ऑन फ्लोर। फ्लोर पे जो लाइव लोड होते हैं वो उसमें फ्लोर पे जो लाइव लोड होता है उसमें मिनिमम लाइव लोड जो होता है कितने मात्रा होती है, टाइप्स ऑफ बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग के लिए कितने मिनिमम लाइव लोड की मात्रा होती है, लाइव लोड होते हैं वो देखेंगे इसका। तो ट्रोलिंग हाउस और हॉस्पिटल और हॉस्टल के लिए जो होती है वो 200 होती है। उसके बाद में हम देखेंगे ऑफिस फ्लोर एंड लाइट वर्क रूम के लिए 250 से 400 होती है। और फ्लोर बैंक, जो फ्लोर ऑफ बैंक ऑफिस एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग के लिए 300 होती है। शॉप फ्लोर, रीडिंग रूम, आर्ट गैलरीज, लाइट जो गैरेज होते हैं उसके लिए 400 होती है। वर्कशॉप फ्लोर, वेयर हाउस, डांसिंग हॉल, वेटिंग हॉल, असेंबली हॉल और सिनेमाज और रेस्टोरेंट और जिमनेस के लिए जो होती है वो 500 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 500 होती है। उसके बाद में हम देखेंगे फ्लोर ऑफ वार हाउस, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के लिए, फैक्ट्रीज और वर्कशॉप के लिए जो हाई लोड लगते हैं, मीडियम वेट होते हैं, मीडियम वेट होते हैं उसके लिए कितनी होती है, 750 होती है। फ्लोर और वाटर हाउस के लिए जो हैवी लोड लगते हैं, फैक्ट्री और वर्कशॉप में जो हैवी लोड लगते हैं उसके लिए कितना लेते हैं दोस्तों, 1000 लेते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे दोस्तों हम बात करेंगे वाइंड लोड। वाइंड लोड जो होता है वायु का भार होता है। वायु का जो भार होता है वो किसी भी जनरली बिल्डिंग में वायु का जो भार जो होता है, जो वाइंड की जो डायरेक्शन होती है अगर बिल्डिंग से टकराती है तो इसका जो लोड लगता है वो वाइंड लोड होता है। और ये जो होता है जो टेल बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, टेल बिल्डिंग होती है उस पर ज़्यादा होता है। और ये जो इफेक्ट ड्यू टू वाइंड शुड बी कंसीडर। टेल बिल्डिंग आर सब्जेक्टेड टू वाइंड प्रेशर ऑन देयर एक्सपोज्ड फेस एंड इंक्लूडेड और स्लोपली रूफ surface. The effect of wind pressure is reduce the pressure on the foundation on the windward side and increase the pressure of the foundation on the leadward side. For the purpose of design, it is assumed that the wind load is the acting horizontally at the uniform rate over interior exposed surface on the वाइंडवर्ड साइड। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं वाइंड प्रेशर जो होता है। वाइंड प्रेशर का जो फॉर्मूला है P=KV²। जितना ज़्यादा वाइंड प्रेशर होगा दोस्तों, जितना ज़्यादा वाइंड प्रेशर होगा उतनी ही ज़्यादा वेलोसिटी होगी। जो वाइंड प्रेशर है उसकी जो यूनिट होती है वो दोस्तों क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होती है। और उसके बाद में वेलोसिटी जो होती है, वाइंड की जो वेलोसिटी होती है वो किलोमीटर पर और होती है। अब कोएफिशिएंट ऑफ हुज वैल्यू इज डिपेंड, और के जो होता है वो कोएफिशिएंट होता है। वाइंड प्रेशर का कोएफिशिएंट क्या होता है दोस्तों, के होता है। कोड में बिल्डिंग कोड में प्रोवाइड कर रखा है जो कितना लेते हैं, 0.0006 लेते हैं। फैक्टर लेते हैं वाइंड स्पीड के लिए। टेम्परेचर ऑफ एयर, शेप ऑफ स्ट्रक्चर, ये इस पे डिपेंड करता है, वाइंड की स्पीड पे डिपेंड करता है। जो के जो होता है कोएफिशिएंट जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वाइंड की स्पीड पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और शेप पे डिपेंड करता है। अगर हम बात की जाए तो जो हाइट होती है बिल्डिंग की, जो हाइट होती है अगर h मान ली जाए, बिल्डिंग की हाइट h मान ली जाए तो जो बिल्डिंग की हाइट h है तो उसका ट्विस्ट टाइम जो होता है, उसकी विड्थ जो होती है, ट्विस्ट टाइम जो होता है उसकी इफेक्टिव विड्थ होती है उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। जो हाइट जो होती है उसकी ट्विस्ट टाइम जो होती है विड्थ उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो नोट करके देखेंगे अपन, इफ़ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज लेस देन ट्विस्ट इफ द इफेक्टिव विड्थ द वाइंड प्रेशर में बी नेग्लिजिबल। तो ये अगर होते हैं ये कंडीशन बनती है तो हम वाइंड प्रेशर को हम नेग्लिजिबल मानेंगे। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, P इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। उसके बाद में हम देखते हैं स्नो लोड, बर्फ का जो भार होता है। स्नो लोड इज द एक्ट ऑन द रूफ, द एक्चुअली लोड ड्यू टू स्नो विल डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द रूफ एंड इट कैपेसिटी ऑफ द रिटर्न स्नो। तो इसके बारे में हम देखेंगे दोस्तों, जो स्नो बर्फ का जो भार होता है, जो लोड होता है वो कितना होता है, 2.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। डीप टॉप स्नो जो गहराई जो होती है बर्फ की सेंटीमीटर में वो लेते हैं। और उसके बाद में जो देखा जाए, अगर अपने पास ऐसा केस आ जाए कि अगर स्लोप ज़्यादा हो जाए, 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो डिस्कार्ड कर देते हैं, स्नो लोड को है डिस्कार्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, डिसरिगार्ड कर देते हैं। उसके बाद में हम दोस्तों देखेंगे अर्थक्वेक जो होते हैं, भूकंप के भार होते हैं
भूकंप के पार्ट जो होते हैं उसके कारण क्या होता है कि ग्राउंड जो होती है वो सिलेक्ट हो जाती है। ग्राउंड सिलेक्ट हो जाती है तो बिल्डिंग जो होती है वो मोशन में आ जाएगी। बिल्डिंग मोशन में आ जाने से क्या होता है कि बिल्डिंग के गिरने का खतरा होता है, तो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, इजीली कोलैप्स हो जाती है। बिल्डिंग अगर इजीली कोलैप्स हो जाएगी तो स्ट्रक्चर पूरा अपना फेल हो जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, जो अर्थक्वेक फोर्स जो होता है उसको रजिस्ट करने के लिए कोडल प्रोविजंस के अनुसार जो अर्थक्वेक स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, तो कोलैप्स बिल्डिंग जो होती है वो डैमेज नहीं होगी, कोलैप्स नहीं होगी। और कितना भी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आ जाए तो उसके कारण कोलैप्स नहीं होगी बिल्डिंग। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा।